क्लास 10th केमिस्ट्री। देखिए ध्यान से, जो कल हम लोगों ने सीखा था कंकाली समीकरण, ठीक है ना, संतुलित समीकरण रासायनिक और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। आज कुछ हम लोग जो है कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये हम जानेंगे कि क्यों हम एक रिएक्शन को, एक अपक्रिया को हम बैलेंस करते हैं, क्या रीजन है उसका, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालिए। हेडिंग है हमारे पास में समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता, ये आपकी हेडिंग है। डाल लीजिए। हो गया। एक रिएक्शन को हम क्यों बैलेंस करते हैं, क्लियर। एक अपक्रिया को हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार। तो पहले समझ लीजिए और फिर उसके बाद में इसको आप लिखना। देखिए एक पदार्थ लिया, सॉरी एक पात्र लिया हमने, ये वही पात्र है बेटा। इसके अंदर मैंने जो है ऑक्सीजन गैस भर रखी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमने एक टेस्ट ट्यूब जो है लटका रखी है, जिसके अंदर mg है, ये mg भरा हुआ है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि ये दोनों भी संपर्क में नहीं आए हैं। संपर्क में नहीं आए यानी कि अभिक्रिया नहीं हुई है। अभी मैंने अपकारी पदार्थ ले लिए हैं, उनको अभी आपस में रिएक्शन करने नहीं दिया, क्योंकि वो आपस में जब तक टकराएंगे नहीं, आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। तभी मैंने मिलने नहीं दिया है, केवल इनको रखा। और इसका हमने एक इलेक्ट्रिकल तराजू पे इसको रख के इसका वेट कर लिया, इसको तौल लिया, और तौलने पर हमने देखा कि इसका वेट जो था वो था 180 ग्राम। जब इसको मैंने तोला, अब इसको तोलने के बाद में जब मैंने इसको इसके अंदर डुबा दिया, तो ध्यान से देखना, जो हमारे पास में जो शीशी थी उसको मैंने थोड़ा तिरछा कर दिया, जिससे जो मैग्नीशियम था वो यहां गिरने लगा। ये ऑक्सीजन थी और ये जो है मैग्नीशियम mg गिर रहा है। तो ये दोनों जैसे गिरेंगे तो अभिक्रिया कर लेंगे, तो इसके अंदर ये क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तब ये ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ठीक है ना, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम जो गिर रहा था वो Mg नहीं रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो जब मैंने इसको तिरछा किया तो जो मैग्नीशियम इसके अंदर गिरा, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों संपर्क में आए,
जिससे अभिक्रिया हुई, और अभिक्रिया होने के बाद क्या बन गया हमारा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ओके, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद में इसको हमने इलेक्ट्रिकल तराजू पे रख के तोला, तो यहां पे देखा कि ये कितना था, 180 ग्राम था। अभिकारी पदार्थ जब था तब भी 180 ग्राम, उत्पाद बन गया तब भी वो 180 ग्राम। ये अभिकारी हैं, क्योंकि अभी अभिक्रिया नहीं कर रहा है। जैसे अभिक्रिया किया उत्पाद बन गया, Mg जो है उत्पाद है, तो ये उत्पाद का द्रव्यमान है, ये अभिकारी पदार्थ का द्रव्यमान है, तो दोनों का कैसा है, बराबर है। बराबर है, इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि द्रव्यमान में कहा जाता है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। जैसे कि मैं 200 किलो का हूं, ठीक है ना, तो मेरा वजन घट सकता है, बढ़ सकता है, या इसको मैं किसी भी चीज में रूपांतरित करना चाहूं, कर सकता हूं। लेकिन कह दो मैं उसको बिल्कुल से नष्ट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, या इसको मैं बना लूं तब भी नहीं ऐसा हो सकता। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया गया है कि द्रव्यमान को ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहा गया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। मतलब हमारे द्रव्यमान को हम किसी ना किसी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसको हम जो है नष्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तो और द्रव्यमान जो है हमारा कहता है कि चाहे अभिकारी पदार्थ में हो द्रव्यमान हो और जो उत्पाद का द्रव्यमान हो, वो हमेशा बराबर रहेगा, कभी भी जो है कम ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार देखेंगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो है इसे क्या करना पड़ता है, हमें द्रव्यमान को बराबर करना पड़ता है, क्योंकि रिएक्शन का नियम होता है कि रिएक्शन में जब भी आप देखोगे वहां पर हमेशा आपको जो है ये बैलेंस ही मिलेगा। आपको अभिकारी पदार्थों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर मिलेगा। तो जो आप रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो क्या इसमें आप देख सकते हो Mg और Mg बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, एक एक है दोनों तरफ, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है तो उधर ऑक्सीजन 1 है। तो मैं बता दो Mg का जो एटॉमिक मास, परमाणु भार जो है आपका वो 24 होता है, तो 1 है तो 24 एक कम 24, यहां 1 है, ये 24 एक कम 24। यहां पे ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हुआ, 16 दूनी 32, और यहां पर एक ही ऑक्सीजन है तो 16 एक कम 16। आप देख सकते हो यह है 24, यह है 24, यह है 32, वो है 16। और दूसरी बात देखिए, जब यहां पे हम 2 से गुणा कराएंगे तभी तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखो 16 दूनी 32 हो गया कि नहीं हो गया, क्या बात समझ में आए, नहीं समझ में आए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे Mg को मैंने 2 किया तो यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो Mg कितना हो गया, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 16 दूनी 32 ऑक्सीजन हो गया, 24 दूना 48 मैग्नीशियम हो गया, 24 दूना 48। अब टोटल करके देख लेते हैं, 24 दूना 48 प्लस 32, 24 दूना 48 प्लस 32 कितना आएगा, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, यहां पर भी 80, देखिए यहां पर भी 80 ग्राम, यहां पर भी 80 ग्राम हो गया, बराबर है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब भी कोई पदार्थ लेते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है
उससे बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है हमेशा बराबर रहता है। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि जब भी हम कोई पदार्थ लेंगे, अभिकारी पदार्थ लेंगे, उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो उन अभिकारी पदार्थों का जो द्रव्यमान होगा, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसका जो उत्पाद होगा दोनों का बराबर होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अभिकारी पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर है उत्पाद के पदार्थों के कुल द्रव्यमान के। क्लियर? चल अब मैं थोड़ा आपको डिफिनेशन लिखाता हूं। चलिए देखिए डिफिनेशन को देखिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखिए। यह नियम लेवोसियर ने दिया था बेटा, लेवोसियर। यह नियम लेवोसियर ने दिया था। यह नियम लेवोसियर ने दिया था। हो गया? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार या नियमानुसार ध्यान रखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक या भौतिक, चलो रासायनिक पढ़ रहे हैं, रासायनिक रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान को ना तो द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के
रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों का उत्पाद तत्वों का उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है। के बराबर होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा उत्पादों का कुल द्रव्यमान। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। नोट हो गया। इसके बाद में अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश। रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश। ये आप लिख लीजिए, फिर मैं जब आपको एग्जाम्पल के बारे में समझाऊंगा, उदाहरण देके समझाऊंगा, तब ये मैं आपको लिख के एक एक पॉइंट पढ़ के आपको सुनाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है ना? तो पहले लिख लीजिए फटाफट।
पहला है रासायनिक अपक्रिया अभिक्रिया को रासायनिक अपक्रिया को लिखने के लिए रासायनिक अपक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। मैंने क्या बोला था? मैग्नीशियम की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, तो पहले लिखेंगे और इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। समझ ली? साथ में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है, पहले इनको लिखेंगे और लिखने के बाद में एरो लगा देंगे। तो पहले अभिकारक लिखेंगे, इनको लिखने के बाद एरो लगाएंगे, तीर लगाएंगे, तीर इसी को बोलते हैं। उसके बाद में उत्पाद क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे। यह है लिखने का तरीका। पहले अभिकारी पदार्थ लिखेंगे, फिर उत्पाद लिखेंगे, और अभिकारी पदार्थ लिखने के बाद एरो का निशान लगाएंगे, फिर उत्पाद लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा है आपका अभिकारकों और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच धन प्लस चिन्ह उनके बीच धन यानी कि प्लस चिन्ह लगाया जाता है। मैं बोला था आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। अभी देखिए आपने लिखा था MgO2 अभिकारक एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस लगाते हम लोग हैं, फिर एरो लगाते हैं, उसके बाद में उत्पाद लिखते हैं। अगर इधर भी कोई उत्पाद होता तो इधर यहां पर भी प्लस लगाते हैं। ठीक है ना? मान लीजिए ऐसे कोई है Mg+O2 प्लस CO2 ऐसे कोई हो, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगा के लिखेंगे, प्लस लगाते ही याद रखना। थर्ड देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक
है। क्या लिख सकते हो इसके बाद में? समष्टि में लिख सकते हो रासायनिक समीकरण को, फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, चाहे ऐसे लिख लेना। हो गया। नंबर 4, रासायनिक समीकरण को करूंगा, बैलेंस भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। आप लिख लीजिए पहले, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते समय, संतुलित करते समय, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व, हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। पहला पॉइंट लिख गया। फाइव पॉइंट, छोटे रासायनिक समीकरणों को, छोटे रासायनिक समीकरणों को हल करने के लिए, हल करने के लिए समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि क्या, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, ये बताऊंगा मैं आपको आगे। मैंने बोला लिख लो बेटा, क्योंकि फिर हो नहीं पाएगा पूरा। आगे देखिए, छठा पॉइंट, समीकरण को संतुलित करने के बाद, संतुलित करने के बाद, समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था
भौतिक अवस्था को बताने के लिए भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्टक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L तथा गैस के लिए G लिख देते हैं। समझाता हूं आपको, फिर एक लाइन और लिख लीजिए इसमें। अभिकारक तथा उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो उनके साथ कोष्टक में एक्वस लिख देते हैं। एक्यू मतलब है एक्वस। हो गया? चलिए मैं समझाता हूं आपको। अभी देखिए एग्जांपल देख रहे थे, Mg प्लस O2 MgO। तो आप जानते हैं कि Mg एक सॉलिड है, ठोस है। Mg ठोस होता है तो S लिखेंगे इसके पास में। ऑक्सीजन एक गैस होती तो इसके पास में G लिखेंगे। MgO जो धुआं बन रहा था वो भी तो एक गैस थी, तो इसके लिए भी हम G लिख देंगे। ठोस है इसलिए S लिखा, ये गैस था इसलिए G लिखा, ये ठोस गैस था इसके लिए भी G लिखा। ये होता है। ओके, अब मैं ये समझाता हूं जलीय विलयन वाला। CaO को पानी में डालो तो आप जानते हैं CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो चूना बनता है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ठोस होता है तो S लिखेंगे इसके पास। पानी लिक्विड होता है तो ये L लिखेंगे। दोनों को मिला के जो बना है वो जो बनेगा वो जलीय। भाई जब चूने को पानी में घोलते हैं तो जलीय विलयन बनता है, और जलीय विलयन के लिए एक्वस लिखते हैं, A क्यों लिखेंगे इसके पास। ये उदाहरण है, आपको लिखना चाहिए लिख सकते हैं। नंबर 5 मिटा रहा हूं मैं। नंबर 5 मिटा दिया है मैंने, 6 ये लिखा हुआ 7। नंबर 7, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर तीर लगाते हैं। ये तीर लगाएंगे तो एरो नहीं लगाएंगे अगर उत्क्रमणीय क्रिया है। ठीक है, 8वां नंबर देखिए, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए
अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप दाब, आवश्यक ताप दाब एवं उत्प्रेरक को तीर के निशान, तीर के निशान के निशान के ऊपर लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। हो गया? नवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए प्लस ऊष्मा तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए माइनस ऊष्मा दाईं ओर लिखते हैं। ये क्या है मैं आपको अगले वीडियो में कल यानी कि बताऊंगा। एक एक पॉइंट आप तो लिख लीजिए, इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, धन्यवाद।